वालेकुम जी, हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एफएआर। एक्चुअली एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो है। फ्लोर एरिया रेशियो से क्या मुराद है कि रेशियो बिटवीन टोटल फ्लोर एरिया से मुराद बिल्ट अप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। अब इसकी बात करें तो ये अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में ये हमारे पास फ्लोर एरिया है, तो फ्लोर एरिया को डिवाइड करेंगे टोटल प्लॉट एरिया के साथ। टोटल प्लॉट एरिया से डिवाइड करने से जो रेशियो हमारे पास आएगी वो होगा टोटल फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है। अब ये इसका क्या पर्पस है, इससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। बी ओवर क्राउडिंग को हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो है जी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और बिल्डिंग जो है ये जो है ना इसको भी जी रेगुलेट करते हैं। जी वो कैसे, फॉर एग्जांपल हम किसी अर्बन एरिया की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो जी ये लाहौर है। ठीक है, लाहौर में इतनी पॉपुलेशन है वो किस लिए है, क्योंकि वहां पे फ्लोर एरिया कह लें या सेटलमेंट कह लें, बहुत ज्यादा सेटलमेंट है। आपको ग्राउंड बहुत कम नज़र आएँगे, आपको खाली ज़मीनें बहुत कम नज़र आएँगी, मैक्सिमम एरिया रोड, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है? तो सारा जो है वो सेटलमेंट है सारी। अब सेटलमेंट से क्या होगा, जितनी ज़्यादा सेटलमेंट होगी पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी इंक्रीज़ होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ हुई और बाकी ये जो ग्राउंड एरिया था, ग्राउंड एरिया कम होने की वजह से जो रन ऑफ वाटर है या जो बारिशी पानी है वो इधर से इनफिल्ट्रेट या इनफिल्टर होके ज़मीन में कम जाता है। ठीक है? अब जब कम ज़मीन में जाएगा तो होगा क्या, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। डेंसिटी इंक्रीज़ होने से हमारा वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा, और जबकि जबकि आपका वो ग्राउंड एरिया कम होने की वजह से बारिशी पानी भी इनफिल्ट्रेशन की वजह से ज़मीन में कम जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा। ठीक है, और ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, अब जी इसको कंट्रोल करने के लिए ये एफ ए आर हम चेक कर रहे होते हैं कि फ्लोर एरिया रेशो क्या है। ठीक है, और हर सोसाइटी के लिए इसकी रेशो जो है मुख्तस कर दी जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा एफ ए आर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डीबी। अब डीबी क्या है जी, डीबी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डीबी ये चूंकि इंटरव्यू हम चेक कर रहे हैं इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो या सब इंजीनियर हो, उसने आप सिविल के काम के अलावा इलेक्ट्रिकल के भी छोटे मोटे काम जो है ना उनका भी काम करवाना होता है। फॉर एग्जांपल आपके, अगर आप सब इंजीनियर इरिगेशन जाएंगे तो आपके अंडर क्वार्टर्स आएंगे, आपके अंडर रेस्ट रेस्ट हाउसेस आएंगे, आपके अंडर बिल्डिंग्स आएंगी, ऑफिस बिल्डिंग्स आएंगी, तो उनमें सिविल के साथ साथ बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रिकल का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया डीबी क्या है। अब डीबी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब डीबी बॉक्स है। डीबी बॉक्स क्या करता है जी, डीबी बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें सर्किट ब्रेकर ब्रेकर लगे होते हैं, फ्यूजेस लगे होते हैं, इवन ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये सेफ्टी को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्वे। ये प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है जी, ये एक ऐसा सर्वे है या फिर ये एक ऐसा फील्ड सर्वे है जिसमें फील्ड डाटा को डायरेक्टली एक शीट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जी प्लेन टेबल सर्वे। अब ये इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें एक टेबल होता है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर शीट लगी होती है, इसके नीचे ये ट्राइपॉड होता है, और इस टेबल को लेवल करने के लिए एक अच्छा जी प्लेन टेबल ये हो गया। एक हमारे पास प्लेन टेबल होता है, अलीडेड
ट्राइपॉड, ट्राइपॉड हो गया अलीडाइड होता है कि उसको साइटिंग करने के लिए, जो भी जिस पॉइंट को हम देख रहे होंगे उसको साइटिंग करने के लिए अलीडाइड का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्पिरिट लेवल, लेवल हम लेंगे उस बोर्ड को, प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए, और ड्राइंग शीट जो टेबल के ऊपर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखें सबसे पहले हम ट्राइपॉड लगाते हैं, ट्राइपॉड हम ऐसे पॉइंट पे लगाते हैं कि सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर जो है ना किसी भी जो जिस पॉइंट के ऊपर हमने लगाना होता है उस पॉइंट के ऊपर फिट करते हैं, तो ये ट्राइपॉड लगाना। उसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, उसके ऊपर हम फिट करते हैं बोर्ड को, ठीक है, टेबल को। अब प्लेन टेबल सेट कर लिया, इसके ऊपर फिर हम इसको लेवल करते हैं, किससे, स्पिरिट लेवल से। क्या ये लेवल है, लेवल करने के बाद हम इसकी नॉर्थ की पोजीशन के हिसाब से इसकी जो है वो ओरिएंटेशन करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन हम किससे करते हैं जी, कंपास से करते हैं, कंपास से हमने उसकी ओरिएंटेशन कर ली। ओरिएंटेशन के बाद हम साइड को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और हम अलीडेड की मदद से इसको साइड करेंगे, और साइड करने के बाद इसके वर्किंग एज के ऊपर उस लाइन लगा देंगे, और इस अलीडेड की मदद से हम साइड करते जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को और लाइनें लगाते जाएंगे, और इससे हम जो है वो पूरा सर्वे कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मॉडर्न सर्वे मेथड कौन से हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू कह रहा है कि आप सर्वे करने के जो है वो जदीद तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। अब उसके मॉडर्न मेथड में आए तो उस एक तो टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम जो है एंगल्स डिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर है जी जीपीएस। अब जीपीएस क्या है और जीआईएस क्या है, ये इंटरव्यू का जो है ना ये आपसे जो है वो ब्यूरोक्रेट पूछेगा, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट आप इन दोनों में से डिफरेंट या जीपीएस क्या है और जीआईएस क्या है पूछेगा। अब जी ये मॉडर्न सर्वे मेथड में एक आपका टोटल स्टेशन आ गया, एक जीपीएस आ गया, एक है लिडार, लिडार, और इसके बाद है जी ड्रोन। आप लिडार क्या होता है जी, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक मॉडर्न मेथड है सर्वे का, और रिमोट सेंसिंग जो है इसमें अलग से पीएचडी हो रही है, ठीक है। अब ड्रोन, आजकल ड्रोन की मदद से भी जो है वो सर्वे किया जा रहा है। अब जीपीएस क्या होता है जी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछा जा चुका है और ब्यूरोक्रेट ने पूछा था। जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और जीआईएस क्या है जी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी मॉडर्न मेथड्स। नेक्स्ट है जी टोपोग्राफिक सर्वे। अब टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिक सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जिसकी मदद से हम पूरे एरिया, जितना भी हमारा एरिया होता है उस पूरे एरिया के फीचर्स को जो है ना वो देख सकते हैं। अब फीचर्स को कैसे देखेंगे, ये देखते हैं वाया या विद द हेल्प ऑफ कंटोरिंग, ठीक है। हम पूरे एरिया के कंटोर लेते हैं, कंटोर से मुराद ऐसे कंटोर हम ले लेंगे, ये कंटोर बना, कंटोर से हमें ये पता चल जाता है कि ये पूरे एरिया में कौन सा पॉइंट जो है वो डिप्रेशन में है और कौन सा पॉइंट जो है वो रिज पे है। मतलब कि पूरी जो है वो हदो-हाल जो है ना हमें कंटोरिंग से मिल जाती हैं, और ये हदो-हाल जानने के लिए हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। अब ये सर्वे जो है हम किस लिए करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने रोड कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ लेके जानी है, डैम कहाँ पे बनाने हैं, और इसके अलावा अगर कैनाल बनानी है तो वो कहाँ पे बनानी है, कोई सोसाइटी डिज़ाइन करनी है तो वो कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन सारे का सारा बेस करेगा टोपोग्राफिकल सर्वे या कंटोरिंग पे। अर्बन प्लानिंग, अब अर्बन प्लानिंग से मुराद है कि रोड, फिर सीवरेज सिस्टम, फिर सारा जो है ना वो डिपेंड इसी भी करेगा, ठीक है, कंटोरिंग पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ब्रिक फ्रॉग। अब ब्रिक फ्रॉग क्या है और इसको जो है वो अब ब्रिक को कंस्ट्रक्शन में ऊपर रखा जाता है या नीचे रखा जाता है, ठीक है। ब्रिक फ्रॉग, ब्रिक फ्रॉग एक्चुअली ये ब्रिक है, ब्रिक के अंदर एक डिप्रेशन बना दी जाती है। अब इस डिप्रेशन को हम ब्रिक फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। इसका साइज है 10
4 and 1 mm जो है ना इसकी डेप्थ होती है, ठीक है, ये इसका साइज हो गया। अब ये हम बनाते क्यों हैं और इनका फायदा क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से अगर हम डिप्रेशन बनाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो आपने ब्रिक फ्रॉक के ऊपर सीमेंट मोटर लगाया, वो उस मोटर की जो है उसके स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम फ्रॉग इसलिए बनाते हैं, जो ब्रिक का वेट है, ब्रिक का वेट फ्रॉग बनाने से वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रोल ऑफ सब इंजीनियर। अब सब इंजीनियर का रोल हो गया, सब इंजीनियर की ड्यूटीज होगी, ये पहले भी बताई जा चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इसमें वही है जी, डिज़ाइन को असिस्ट करना, सुपरविजन करना, इरिगेशन सिस्टम को देखना, मेंटेनेंस करना, वाटर मैनेजमेंट करना, फील्ड को देखना, डाटा कलेक्ट करना, फ्लड रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, फिर जो है जी कन्फ्लिक्ट को जो है वो सॉल्व करना, फिर रिपोर्टिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, और फार्मर कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सारी जो है ना, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना। तो ये सारे रोल हैं और ये उसकी ड्यूटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड सीवरेज, ठीक है। सीवेज क्या होता है, सीवेज वो वेस्ट वाटर होता है जो हाउस से निकले, इंडस्ट्री से निकले या कमर्शियल एरिया से निकले, मतलब इंडस्ट्री, कमर्शियल एरिया, हाउस से निकलने वाला वेस्ट वाटर को हम सीवेज बोलते हैं। और इस सीवेज को डिस्पोजल पॉइंट पे लेके जाना या ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाने के लिए जो हम एक पाइप्स का जो है वो एक सेटअप बिछाते हैं, ठीक है, तो उस पूरा सिस्टम बिछाते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को, पाइप के सिस्टम को हम सीवरेज बोलते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है, उसमें पाइप्स हैं, उसमें पंप है, फिर आगे ट्रीटमेंट प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाने के लिए जो सिस्टम बिछाएंगे उसको हम सीवरेज बोलेंगे, ठीक है। अब है जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछेगा ब्यूरोक्रेट। अब उसमें जी इंट्रोडक्शन बताएं, इंट्रोडक्शन आपने बताना जिसमें आपने अपना एजुकेशन, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, और जो है ना आप नेक्स्ट अगर आपने कोई आपकी हाइलाइट्स हैं, ठीक है, वो आपने बतानी है, ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं वो, अब फादर क्या करते हैं आपने कोशिश करनी है कि ऐसा आंसर दें जो आपके उस इंटरव्यू के लिए रिलेट कर रहा हो। अगर आप इरिगेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि फार्मर है मेरे वालिद, या मतलब एटलीस्ट, या मैसन है तो मैसन कहेंगे, उसे पता होगा कि ये यार सिविल की फील्ड के साथ टच है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मिस्त्री का बच्चा कुछ भी ना करे तो ईंट सीधी लगा लेता है, तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप फार्मर बोलेंगे तो उसे पता होगा कि इसको हाउ नो है, मोगा क्या है, नक्का क्या है, केनाल क्या है, ब्रांच केनाल क्या है, माइनर केनाल क्या है, ठीक है, तो इसको हाउ नो है। बाकी है जी, आपसे जो है वो ब्यूरोक्रेट पूछता है कि ये रिवर रावी जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रिवर रावी ये इंडिया से निकल रहा है, इंडिया से हिमालय रेंज से निकलता है। हिमालय माउंटेन रेंज ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। हिमालय रेंज से निकल रहा है और हिमाचल प्रदेश जगह है, हिमाचल प्रदेश से निकलेगा और फिर अब पाकिस्तान में इंटर हो रहा है, ठीक है। कौन सा रिवर, रावी। अब जी रिवर इंडस जो है ये कहाँ से निकल रहा है, ये भी जी हिमालय, ये अगर हमारी हिमालय रेंज है तो हिमालय रेंज में एक पीक है कैलाश, ठीक है। अब ये कैलाश से निकलता है और कैलाश से निकल के जो कैलाश कहाँ पे है, यह है तिब्बत में, ठीक है। अब तिब्बत से निकल रहा है लेक मानसरोवर से। अब लेक मानसरोवर है, ये लेक कहाँ पे है, कैलाश माउंटेन में, कैलाश माउंटेन में ये लेक है, इस लेक से निकलता है और फिर तिब्बत, तिब्बत से निकल रहा है, फिर इंडिया में जाएगा, इंडिया से फिर पाकिस्तान में आएगा, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, फिर आगे पंजाब, पंजाब से होता जो है वो सी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये है जी उसकी अब इसमें दिखाया गया ये है हिमालय माउंटेन्स, ये सारी हिमालय माउंटेन्स है। अब हिमालय माउंटेन्स जो है इधर से अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से फिर इंडिया में है, इंडिया से ऊपर फिर नेपाल में है, नेपाल से आगे जाएं तो फिर जो है भूटान में है, ठीक है।
तो इन सब कंट्री में जो है ना ये हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज बहुत बड़ी है, इसलिए इसको दी ग्रेट हिमालय रेंज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये हिमालय रेंज में एक मैंने आपको बताया पीक है, और उस पीक का नाम है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, और यह तिब्बत, यानी कि इंडस रिवर कहाँ से निकल रहा है? तिब्बत से। तिब्बत से किस लेक से? लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर से निकला और पाकिस्तान में आया, और इधर आके जो है सी में शामिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओल्डेस्ट बैराज। अब इंडस रिवर पे ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है? ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये सखर बैराज है। सखर बैराज कब कंप्लीट हुआ था? 1932 में। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1923 में, ठीक है। 1923 में स्टार्ट हुआ और 1932 में कंप्लीट हो गया। इसकी इनॉग्रेशन करने आया था गवर्नर जनरल बम्बई का, ठीक है, और उसका नाम था लियॉर्ड, ठीक है। लियॉर्ड उसका नाम था, तो इस वजह से इसको लियॉर्ड बैराज भी कहते हैं। लॉर्ड बैराज जी इसका पुराना नाम था, फिर पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि ये सखर में था तो इसका नाम सखर बैराज रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपसे ब्यूरोक्रेट पूछता है जी, फातिमा जिन्ना के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? वो कौन थी? ठीक है, फातिमा जिन्ना ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर थी, और ये 93 में पैदा हुई थी, 93 में। अब जो कायदे आज़म है, कायदे आज़म की शादी 92 में हुई थी, ठीक है। 92 में उनकी शादी हुई थी, और 93 में पैदा हुई थी उनकी बहन, ठीक है। तो 93 ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, और जो है ना ये एक डेंटिस्ट थी और पॉलिटिशियन थी, ठीक है। और इन्होंने जो है वो इलेक्शन इलेक्शन भी लड़ा था 1965 में। किसके खिलाफ जी? 65 में जनरल अयूब के खिलाफ, ठीक है, जबकि ये हार गई थी, और ये फिर 67 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। जबकि ये एक ऐसी वीमेन थी जो वीमेंस के लिए जो है ना वीमेन राइट्स के लिए बड़ा इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाई थी, ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन पे बड़ा काम किया, और इन्होंने वुमेन राइट्स पे बड़ा काम किया, ठीक है। 65 में ये जनरल अयूब के खिलाफ जो है लड़ी थी, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और 97 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और इनको मदर ऑफ द नेशन के खिताब से नवाजा गया। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेट पूछता है जी, अच्छा जी ये फातिमा जना जो है ये इनकी डेथ कब हुई थी? ये डिस्कस कर चुके हैं हम, 67 में हुई थी, 1967 में। और इनको कहाँ पे दफनाया गया है? इनको कायदे आज़म की कब्र के साथ ही जो है ना इन फातिमा जना की कब्र है। नेक्स्ट है जी, जनरल अयूब का आपने ऊपर जिक्र किया है, तो ये जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाया था? जी बिल्कुल। ये कब लगाया था? ये इन्होंने लगाया था 1958 में। 1958 में तो लगा दिया था। तो ये इन्होंने जो है वो मार्शल लॉ 58 में लगा दिया। तो किन को हटा के ये लगाया था? तो ये सिकंदर मिर्जा, ठीक है। सिकंदर सिकंदर मिर्जा। अब सिकंदर मिर्जा कौन थे? सिकंदर मिर्जा आपके जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये सिकंदर मिर्जा जो है वो 1955 में आए थे, और 50 ये आए थे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 56 में चूंकि हमारा फर्स्ट आइन बना, तो 56 में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सीट ही खत्म होगी, उसकी जगह फिर प्रेसिडेंट आ गया। तो ये 56 में प्रेसिडेंट बन गए। 56, 57 और 58 में जो है अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, तो इनकी जो है ना जगह जनरल अयूब खान ने ले ली। अच्छा जी, अब मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ हमारे पाकिस्तान में कितने लगे जी? 3 मेजर मार्शल लॉ लगे, जिनमें एक 58 में लगा, जनरल अयूब ने लगाया, फिर 77 में लगा, ये ज़ियाउल हक ने लगाया, ठीक है, फिर 99 में लगा, ये मुशर्रफ ने लगाया, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ज़ियाउल हक मार्शल लॉ, ठीक है। ये इंटरव्यूअर पूछता है कि अब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ कब लगाया? डिस्कस हम कर चुके हैं, 1977 में लगाया। और 1977 में लगाया तो ये किसको हटा के ये जो है ना सीट संभाली इन्होंने? इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया और उनकी जगह सीट संभाली।
नेक्स्ट मुशर्रफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब 99 में आए थे, इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ की सीट संभाली, तो उनको हटा के तो खुद बैठ गए थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। अब ये जो है वो टीचर आपसे पूछेगा, ठीक है, पैनल का थर्ड मेंबर वो टीचर आप पूछ रहे हैं जी फाउंडेशन के मतलब आप क्या जानते हैं। देखिए फाउंडेशन सर, जो पूरे कंस्ट्रक्शन है जो हमारी सारी, उस सारी बिल्डिंग का लोड को लेता है और उस लोड को फिर आगे ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देती है ये फाउंडेशन, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स हैं, एक है जी आपकी शैलो फाउंडेशन और सेकंड है डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब जी कोफर डैम क्या है जी? कोफर डैम एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कोई कोफर डैम में अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी रिवर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिवर है, इस रिवर में हमने यहाँ पे बैराज बनाना है, ठीक है। तो बैराज बनाने के लिए हम पहले इस एरिया को कवर कर लेंगे, कवर करने के बाद यानी कि इस एरिया में हम पूरा एक बंद बना देंगे, एक डैम बना देंगे, ठीक है। ये हम बनाएंगे और इस डैम बनाने के बाद हम इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है इसको डिवाटरिंग करेंगे, डिवाटरिंग करने के बाद इसको जो है वो ड्राई वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोई पानी जो है, पानी अगर पीछे से आ रहा है तो ये साइड से गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एरिया को, इसके अंदर अंदर एरिया को हम ड्राई जो है ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये अंदर वाला एरिया ड्राई हो जाएगा, इधर हम गेटेड स्ट्रक्चर सारे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर इसको जो है ना रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब जी ये इसमें जो है ये पिक्चर है, इसमें आप देखें आपका रिवर ये आ रहा है, तो इस एरिया को ये कोफर डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया और इसमें अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर इस कोफर डैम को रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सॉइल के रिलेटेड। इंटरव्यूअर आपसे सॉइल के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं जी। सॉइल के टाइप्स क्या हैं, इसके साइज क्या हैं? तो मेजर तो 3 टाइप्स है ना, क्ले है, आपकी सिल्ट है, सैंड है। इसके साइजेस क्या होते हैं? अगर तो क्ले की बात करें तो क्ले का साइज होता है लेस देन 0.002 mm, और अगर सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट 0.002 से बड़ा होता है, जबकि 0.005 से साइज इसका छोटा होता है, ठीक है। अब सैंड की बात करें तो सैंड का साइज होता है 0.005 से 2 mm तक। नेक्स्ट है जी वाटर वॉल्यूम इन रिवर। आप रिवर में वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे? अब रिवर में चलता पानी है तो चलते पानी में वॉल्यूम से मुराद वॉल्यूम पर सेकंड होगा, ठीक है। और वॉल्यूम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इसका कैसे फाइंड करेंगे? डिस्चार्ज हम फाइंड करते हैं Q इज इक्वल टू ए वी, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी लोकल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन। आपसे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, उसकी मशहूर शख्सियत का पता होना चाहिए, उसकी तहसील कितनी है, अब उसके अराउंड, उस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मशहूर प्लेसेस हैं, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कैनाल्स गुजर रही हैं, ठीक है। ये सारा आपको उस लोकल डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी RBC, रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। अब ये रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट कौन सी होती है? कि ऐसी कंक्रीट जिसमें ब्रिक को भी यूज किया गया हो और कंक्रीट भी की गई हो, ठीक है। अब ये ऐसे ब्रिक्स यूज करके इसके ऊपर स्टील, बाकी स्टील डाल दिया जाता है, अब स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी जाती है। इसकी भी डायग्राम इधर कहीं शो हो रही होगी, ये है जी। अब इसमें ब्रिक और रीइंफोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इससे बनाई गई हम कंक्रीट को रीइंफोर्स्ड ब्रिक, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अनसूटेबल बिल्डिंग साइट सॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास अनसूटेबल बिल्डिंग है, मतलब कि हमारी ऐसी प्लेस है जहाँ पे बिल्डिंग को हम
कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी ज़मीन को हम कैसे जो है ना रीस्टोर करेंगे या कैसे जहाँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सॉइल के लिए उसके लिए हमें सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें डीप फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी। उसके लिए हम राफ्ट फाउंडेशन जो है वो बना सकते हैं या रिटेनिंग वाल बना सकते हैं। रिटेनिंग वाल बनाने से जो है वो मिट्टी जो है वो स्लिप होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मिट्टी स्लिप नहीं होगी तो फिर जो मिट्टी है उसकी बेरिंग बेरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।